नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सभी से मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अभिनेता लोकेश मित्तल जी को। आप लोगों के लिए एक जाना पहचाना नाम और साथ ही इनका जाना पहचाना काम। आपने इनको देखा होगा जाट फिल्म में, पंचायत का जो नया सीजन आया है सीजन 4, इसमें चल जा बापू फिल्म, कड़वी हवा, ऊंचाई, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसके अलावा और बहुत सारे नाम आपके काम के साथ जुड़ते हैं। लगभग 100 से भी ज्यादा टीवी एड्स आपने की हैं और बहुत सारी सीरीज का आप हिस्सा रहे हैं, जिनमें कुछ नाम अगर मैं आपको गिनवाऊं तो जमुना पार, फर्जी, द रेलवे मैन और एक लंबी फहरिस्त। तो ऐसा करते हैं, लोकेश जी से बातचीत शुरू करते हैं और साथ ही वो नाम भी हम इनसे जानते रहेंगे जो आप और मैं जानते तो हैं, लेकिन लोकेश जी से सुनना और अच्छा लगेगा। लोकेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी, आपको भी नमस्कार और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। आपको अभिनेता के रूप में लोग पहचानते हैं जी। और जब भी हम अभिनेता से मिलते हैं तो हमारे मन में एक सहज प्रश्न ये आता है कि क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही अभिनय की थी या आपका झुकाव कैसे हुआ अभिनय की ओर, ये गाड़ी कैसे चल निकली, तो ये आप हमें बताएं। मेरे परिवार में तो कोई भी एक्टिंग में नहीं है, उस फील्ड में नहीं है, जी। मीडिया में नहीं है। हम्म। और मेरी शुरुआत भी कुछ इस तरह से रही कि मुझे डांस का बहुत शौक रहा हम्म। स्कूल टाइम से। तो मैं जी। स्कूल के प्रोग्राम्स में भी डांस करता था, तो मैं उसी को आगे परस्यू करना चाह रहा था और मैंने अपना ग्रुप भी मेंटेन किया था कुछ टाइम के लिए। बट फिर सबने बोलना शुरू किया कि आपके एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं, फिर ठीक है एक्टिंग ट्राई करते हैं। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे थिएटर की शुरुआत हुई, देखना शुरू किया, मंडी हाउस जाना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली में ही पले बड़े हैं तो मंडी हाउस सबसे आसान तरीका था पहुँचना। जी। और वहाँ पे बहुत सारे प्लेस देखने के बाद डिसाइड किया गया कि हाँ, अब मुझे इस तरफ जाना चाहिए। और फिर वहाँ से फिर थिएटर की शुरुआत हुई। जी। जी। तो आपने रंगमंच से शुरुआत की और उसके बाद अभी आप फिल्म्स में हैं। जी। लोकेश जी, अक्सर ये माना जाता है कि रंगमंच के जो कलाकार होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, जी। क्योंकि बहुत लाउड उन्हें रहना पड़ता है, उन्हें ऑडियंस तक पहुंचना है, जी। तो कई बार वो स्क्रीन के लिए मिसफिट पाए जाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि उतनी लाउड एक्टिंग कैमरा पर नहीं चल सकती। तो इस बात को आप कितना सही पाते हैं? देखिए, जो एक्टिंग का क्राइटेरिया है कि अभिनय अभिनय जैसा ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता कभी भी। जी। चाहे आप स्टेज के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप रेडियो के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप फिल्मों के लिए काम कर रहे हो या सीरीज के लिए कर रहे हो, एड्स के लिए कर रहे हो, एक्टिंग का क्राइटेरिया सेम ही है। वहाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो हाव भाव हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है या आपका आवाज़ है, उसमें ज़रूर डिफरेंस आएगा। जैसे रेडियो के लिए काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आवाज़ से ही आप सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हो। और स्टेज की बात करें तो स्टेज पे भी हाव भाव थोड़े बड़े हो जाते हैं, बिकॉज कि आपको अपनी बात लास्ट तक पहुंचानी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरीके की होती है। जी। जो कैमरा होता है वो बहुत जल्दी आपके छोटे छोटे एक्सप्रेशन को कैच करता है। तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा ऊंचा एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, बड़ा जी। एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, ना ही वो अच्छा लगता देखने में। जिस तरह से आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं अभी, चीज़ें उस तरीके की होने लगी हैं और जी। लोग वही दिखना पसंद करते हैं। जितना नेचुरल होगा उतना अच्छा लगेगा स्क्रीन पे। लेकिन धीरे धीरे आप करते रहते हो तो आपको समझ में आने लगता है, क्योंकि मेरी शुरुआत भी थिएटर से हुई है। जी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। तो मैंने भी धीरे धीरे अपने आप को निखारने की कोशिश की है कि मैं कहाँ पे लाउड हो रहा हूँ, कहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ ज़रूरत है उसकी, कहाँ नहीं है। जैसे एड्स में होता है तो कभी कभी बहुत एड्स इस तरीके की होती है कि जहाँ पे आपको थोड़ा लाउड जाना पड़ेगा। कैरेक्टर की डिमांड है, वो आप नहीं कर रहे हो। जी। तो वो कैरेक्टर की डिमांड है कि आपको लाउड थोड़ा करना है, और सामने से जो हमारी टीम है, जो डायरेक्टर है, वो भी चाहते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ होगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं है। यानी काम करते करते वो फर्क पता चलने पता लगता चल है। गया। जी। जी। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। जी। आप ये बताएं कि जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था स्क्रीन के लिए, वो टीवी का था, वो कैसे आपको मिला? बहुत पुरानी बात है, 99 में दूरदर्शन से मेरी शुरुआत हुई है जी। पहली बात। और पहला सीरियल था मेरा स्कूल डेज, जो कि संडे सुबह 10 बजे DD1 पर आता था। तो मेरी शुरुआत तो वहाँ से थी और मेरा पहला स्क्रीन प्रेजेंस वही है। वो तो मेरे जहन में इसलिए भी रहेगा क्योंकि आप जब पहली बार अपने आप को टीवी पे देखते हो तो जी। खुशी तो मिलती ही मिलती है, और आपको वो याद रह जाता है। उसके बीच में काफ़ी काम हुए हैं जो, लेकिन अगर आप उसके बारे में मुझे पूछने जाएंगे तो शायद मुझे याद ना हो। बहुत सारे काम गए हैं। जी। मैं टेलीफिल्म्स में थी, बहुत सीरियल भी थे जो दिल्ली में शूट होते थे। तो उस दौरान तो मैं उसी के लिए काम कर रहा था। मुंबई जाने का सोचा तो
थोड़ा डिले कर दिया मैंने, शायद 2005-6 तक मैं काम कर रहा था मैंने, और आप जानते हो कि मैंने रेडियो के लिए भी काम किया है, जी। और डबिंग्स के लिए भी कुछ ना कुछ करता रहा मैं, जो जो मुझे मिलता रहा, तो ऐसा रहा, सफ़र चल ही रहा है। जी, आवाज़ की यहाँ पर बात हुई है तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अभिनय तो कहते हैं कि आंगिक होता है, आप जी। शरीर से करते हैं, ऐसे में अभिनेता जो है या एक्टर जो भी हैं तो उनकी आवाज़ उसमें क्या भूमिका रखती है? आवाज़ की तो भूमिका हमेशा से है, आपकी वॉइस आपकी पहचान है। जी। जो चीज़ हम बोल के बता सकते हैं, जी। वो हम इशारों से बताने जाएँ, तो मुश्किल तो होगा ना, लोगों को समझने में भी मुश्किल होगा। लेकिन जो हम बोल के बता सकते हैं, वो आसान होगा। हुँ। तो ये आवाज़ आपकी एक्टिंग में भी उतना ही सहायक है। क्योंकि बहुत अच्छे जो नामी एक्टर्स हैं, जी। हम उन्हें उनके संवादों के लिए पहचानते हैं, बिल्कुल, याद बिल्कुल। करते हैं। ये बताएं कि आपने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें आपका अपना पसंदीदा जो आपको लगता है कि इस तरह का पात्र मैं बार-बार करना चाहूँगा, वो कौन-सा है? देखिए, जितने भी मैंने अभी तक काम किए हैं, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं इसीलिए काम कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने काम को प्यार करते हो, तभी आपको काम मिलता है, और काम भी आपके पास तभी आता है। जी। मुझे तो सभी किरदार अपने अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी जैसे लेटेस्ट पंचायत में है, जी। तो पंचायत के दौरान मुझे जिस तरह का कैरेक्टर दिया गया था, मेरे पास बहुत ज़्यादा बोलने के लिए नहीं था, पर जितना भी था, और मुझे जितना भी मौका मिला दिखाने की कोशिश की है मैंने। आपकी उसमें प्रेजेंस तो बहुत स्ट्रांग है, हाँ, बहुत हाँ। प्रोमिनेंट कैरेक्टर जी, है, जी। लेकिन क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हाँ, संवाद हाँ। कम है। लेकिन मुझे उसमें लोकेश जी सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो आंखों से आपने अभिनय किया है जी। या जो बॉडी लैंग्वेज से आपने दिखाया है, वो जी। उसमें संवाद की कमी महसूस नहीं होती, जी। और जो सीन है उसमें बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस आपकी फील होती है। जी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक बार अपने इस पात्र का जिक्र जरूर करें। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सभी लोगों को नहीं पता, लेकिन आपके माध्यम से आज सबको पता चल जाएगा। सीज़न 1, सीज़न 2 और सीज़न 3 तीनों जी। के लिए मैंने ऑडिशंस दिए थे, एक किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। जी। लेकिन जब 4th सीज़न में मेरे पास ऑडिशन आया, और मुझे वो कैरेक्टर मिला चुन्नू लाल, जो जो पान चबाता है, सरकारी ऑफिसर है, और रेड डालने पहुंच जाता है विधायक के कहने पे, जी। और उसमें उसे काफ़ी कुछ सुनने का मौका मिलता है, चाटा भी पड़ जाता है मुझे, जाकि मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन ठीक है, आपके कैरेक्टर का हिस्सा है, तो जी। खा लिया चाटा भी। तो मज़ा आया मुझे भी करने में, और मुझे अच्छी बात यही लग रही है कि लोगों को भी वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया। बस यही मेरे लिए खास बात है, और उससे लोग मुझे पहचानते भी हैं, मिलते भी हैं। राजश्री प्रोडक्शंस फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, आप उनके प्रोडक्शन का हिस्सा रहे, आपने ऊंचाई फिल्म की। हाँ। मैं चाहूंगी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान के कुछ रोचक किस्से आप हमारे साथ साझा करें। कैसा अनुभव आपका रहा? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। पहले मैं नाम लेना चाहूँगा सूरज सर का, सूरज बड़जात्या जी, वो जी। जो हमारे डायरेक्टर थे। ऑन सेट जब मैं पहली मुलाकात थी मेरी, तो मैं अपनी वैनिटी में बैठा था और मैं खाना खा रहा था, और वो किसी ने मुझसे कहा कि डायरेक्टर साहब मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा मैं आता हूँ खाना खा के। सडनली 2-3 मिनट बाद गेट खुलता है और सूरज सर अंदर आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा शॉक्ड। मैंने कहा अरे सर आ गए, ये क्या हो गया? मैं खाना खा रहा था, तो कहते नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से आ गया मैं, मुझे पता नहीं था आप खाना खा रहे हो, आप खाओ खाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं सर, आप रुको रुको, और उनको मैंने रोका। फिर हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया कैरेक्टर वाइज, जो मेरा कैरेक्टर था उसमें, उसके लिए। और उसके बाद वो सीन इतने प्यार से उन्होंने शूट किया, वो मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं यहाँ काम करने आया हूँ या मैं सिर्फ एंजॉय करने आया हूँ। इतना अच्छा उनका माहौल है जी। शूट करने का। तो एक तो वो था, और एक चंक था जब मेरा सीन था अनुपम सर के साथ। तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे कुछ, तो मेरे सामने ना कोई और एक्टर भी थे जो उनके बेटे बने थे। जी। तो उनके साथ ऐसे कुछ बात करते करते उन्होंने कहा कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अच्छे से करो। तो मैंने अचानक, मुझे लगा कि वो मेरे पीछे खड़े थे, तो मैंने कहा सर आप मेरी बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहे भाई, तुम तो बहुत अच्छा करते हो। जी। तो वो बहुत फनी हो गया मेरे लिए। मैंने कहा अरे, मैंने कहा, फिर मैंने कहा थैंक यू सर। हाँ, तो अनुपम खेर कि ये बात अनुपम बोल सर रहे हैं। आपको जी। अगर प्रेज कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और सूरज सर ने तो तारीफ कर ही दी थी, तो फिर इसीलिए फिल्म में शायद मुझे मौका भी मिल गया काम करने का, और आगे मैं चाहूँगा, बिल्कुल चाहूँगा कि उनके साथ और काम करूँ। जी, आपने जाट फिल्म की,
हाँ। और सनी देओल जो है उनकी एक अलग तरह की छवि है। एक लंबे गैप के बाद लोगों ने उन्हें देखा और फिल्म को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और स्वागत भी हुआ सनी देओल जी का। जी। तो इस फिल्म का हिस्सा जब आप बने तो आपको क्या लगता है कि जब बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ हम काम करते हैं ऐसे में इसका फायदा ज्यादा होता है कि आप एक बड़ी फिल्म का हिस्सा है, या कई बार ओवर शेडो हो जाते हैं कि हमारे अपने जो सीन है उनके सामने कहीं नजर नहीं आते या बहुत ध्यान नहीं दिया जाता? क्या अनुभव आपका रहा? मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। कि इससे पहले भी कई बार मेरे पास इंटरव्यू में ये सवाल आया है जी। कि कई बार ऐसा होता है कि आप ओवर शेडो हो जाता है या आपके सीन्स कट जाते हैं या आप उतने दिखाई नहीं देते हो। मुझे लगता है कि जब भी आप एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करते हो और अगर आपको दिखना है तो आपको कुछ ना कुछ तो स्टैंड आउट करना पड़ेगा जिससे लोगों की नजर में आ पाओ। जी। तो मेरे लिए भी वही पार्ट था। तो जाट में भी जैसा मुझे काम दिया गया और जितना मुझे दिया गया उतना मैंने अपनी सच्चाई से किया। जिस तरह का मेरा कैरेक्टर था मैंने उसको वैसे ही प्ले किया। जी। सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने किसी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी उसको पोस्ट नहीं किया था। जब लोगों ने फिल्म देखी और फिल्म हिट भी हो गई तो लोगों ने मुझे अप्रोच किया, अरे जी। इसमें आपके सीन थे, ये था वो था। तो ये चीजें हुई। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि एक सीन से क्या होता है, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक सीन से पूरी फिल्म आपको मिल सकती है। उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं एक फिल्म कर रहा था, रनवे 34, जी। जिसमें मेरा सीन अमित जी के सामने था। अमिताभ बच्चन जी की बात जी, कर रहे मैं हैं? बिल्कुल जी। अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा जी। हूँ। और जब उनके साथ मेरा सीन था तो वो फिल्म प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय अजय देवगन सर की थी। उस सीन की खास बात ये थी कि मुझे किसी ने टोका नहीं कि मैं उस सीन को कैसे परफॉर्म करूं या क्या करूं। मैं ये सोच रहा था कि कोई शायद मुझे आके ये कहेगा कि ये सीन ऐसे करना चाहिए था आपको, आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि 2-2.5 मिनट का एक प्रॉपर एक सीन है जहां आमने सामने बातचीत चल रही है। जी। सीन पूरा शूट हो गया। तो बाद में मैंने एक एडी से पूछा कि मैंने जो किया काम वो अजय सर को कैसा लगा। तो ही सेड कि अरे अजय सर को तो बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फिल्म मैं करके चला गया, मेरा काम खत्म हो गया। जब फिल्म रिलीज हुई उसके 2 महीने बाद मुझे कॉल आता है कि हम एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है भोला, उसमें एक कैरेक्टर है। और अब आप देखिए कि मैं जब रनवे 34 में गया था तो मैंने एक सीन किया था जी। और जब मैंने भोला की तो आप मुझे पूरी फिल्म में देख सकते हैं। मैं एक पुलिस वाले की भूमिका में हूँ जो ट्रक से कॉल कर रहा है। ये कमाल बात होती है कि अगर आप चाहो तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन बस आप अपना काम अच्छे से करें और सच्चाई से करें, उस सुंदरता से करें कि लोगों को पसंद आ जाए। ऐसा कहा जाता है लोकेश जी कि अमिताभ बच्चन जी का जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है। आपने तो बताया कि आपका उनके साथ एक अच्छा खासा लंबा सीन था जी। तो और उसमें डायलॉग्स थे, प्रॉपर बातचीत थी, तो कैसा अनुभव था, मैं जानना चाहूंगी आपसे। बहुत इंटरेस्टिंग रहा। जब वो पहली बार आए तो मैं तो अनायास ही होता ना कि आपके सामने और आप पैर छूने चले गए, लेकिन वो करें नहीं 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 बरखुरदार नमस्ते नमस्ते हुआ। तो फिर जब रिहर्सल शुरू हुई तो मैं थोड़ा नर्वस था, बिल्कुल था, क्योंकि मैं पहली बार काम कर रहा था और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं अगर मैं कोई लाइन अपनी मिस कर दूंगा या मैं क्यों मिस करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी और मुझे कोई ना कोई गुस्सा करेगा कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम। पर अच्छी बात ये रही कि उसमें ना अमित सर की मैं तारीफ करूंगा कि वो भी अपने सीन की पूरी रिहर्सल करते हैं जिससे कि चीज़ें अच्छी निकल कर आए। तो मेरे लिए भी शायद वो अच्छा ही रहा कि जब आप 2-3 बार 3-4 बार अच्छी रिहर्सल एक बार कर लेते हो तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो काम करने के लिए। लेकिन जब मैं पहली बार उनके साथ उनको देख रहा था तो वो ऑरा तो डेफिनेटली उनका बहुत स्ट्रांग है। जब वो पहली लाइन अपनी बोल रहे थे तो मुझे पुरानी फिल्में याद आ रही थी उनकी, शराबी, मर्द और नसीब जी। ऐसी फिल्में आपके दिमाग पे फ्लैश हो रही हैं कि अरे डॉन, ये सब फिल्में आपने देखी हैं भाई, और जब वो आप आपके छोटे सामने थे खड़े हैं और वो आपके सामने बैठे हैं, आप उनके सामने सीन कर रहे हो। एक खुशी तो ये है कि आप उस जगह पे बैठे हो कि अमित जी के सामने काम कर पा रहे हो, और बड़े बड़े एक्टर्स का सपना होता है। मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी आपसे, जब आपने बात की अपनी जर्नी की शुरुआत की तो आपने कहा कि डांस आपको बहुत पसंद था और वहां से शुरुआत हुई, लेकिन जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इसी को करियर बनाना है तो क्या ये फैसला बहुत स्मूथ था? मैं ये पूरी जर्नी जानना चाहूंगी। जब मैंने ये सब शुरू किया था तब मुझे घर वालों का सपोर्ट था और मुझसे बस ये कहा गया कि ठीक है जो भी करो अच्छे से करो। और मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हो ये रहा था कि उस दौरान मैं जो मुझे काम आ रहा था मैं करता जा रहा था। मैंने कुछ काम को मना नहीं किया, चाहे वो रेडियो के लिए था, चाहे वो डबिंग के लिए था, चाहे वो कोई सीरियल रहा, चाहे वो इंडिया मोस्ट वांटेड रहा हो,
तो जो आता रहा मैं करता रहा, लेकिन एक समय आया जब मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे जाता हूँ। मैं 1 महीने के लिए गया और बीमार होकर आ गया। ओके। तो उसके बाद मैं वापस जा नहीं पाया। उसके बाद कहानी कुछ ऐसी बदल गई कि शादी हो गई और फिर सबने कहा कि जिम्मेदारी संभालो, पैसे कमाओ, ये सब तो नहीं चलने वाला भैया, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था करना कि 2006 से एक्टिंग वाला पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। एक्टिंग मेरी छूट गई और इससे मैं बाहर आ गया और मैं बिजनेस करने लगा। और करीबन 9 से 10 साल में सिर्फ बिजनेस ही कर रहा था। 2016 में मेरी एक सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई है, जहाँ से मैंने वापस जीरो से स्टार्ट किया, जहाँ मैं किसी को जानता नहीं था, किसी के साथ कहाँ जाके मुझे ऑडिशन देना है, किससे मिलना चाहिए, कौन कास्टिंग करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई है। और जब बिजनेस में लॉस हुआ, बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो फिर लगा कि अब क्या करें। तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई कि ठीक है, एक बार वापस से शुरू करते हैं। उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, डेफिनेटली, नीतू, जिसने मेरी बहुत हेल्प की, जिसने मुझे ये कहा कि ठीक है तुम ट्राई करो। और फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी और वो अब तक चल ही रहा है। अक्सर ये होता है कि लंबे गैप के बाद जब हम किसी कलाकार को देखते हैं, एक तरह का उनका कमबैक होता है, तो समझ में आता है कि ये जो गैप रहा वो आसान नहीं रहा होगा। और उस गैप के बाद फिर से आना, तो जैसे आपने कहा कि जीरो से ही शुरुआत की दोबारा भी, और उसके बाद फिर अपने आप को स्थापित करना, तो ये एक जर्नी इस तरह की है जो दूसरों को इंस्पायर भी करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोकेश जी, आपने 100 से ज्यादा एड फिल्म्स किए हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो ये बताएं कि अभी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे युवा साथी जो हैं वो आपको सुन रहे हैं जी। और अभिनय या बॉलीवुड और मूवीज, ये इस तरह का ग्लैमर है जो बहुत आकर्षित करता है युवाओं को। बिल्कुल। आप उनको क्या कहेंगे कि कैसे वो जीवन में आगे बढ़ें, कैसे वो खुद को तैयार करें? देखिए, तैयार करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आपकी डेडिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए अपने काम के प्रति। अगर वो नहीं है तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी। मुझे लगता है कि जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया ये सोच के कि अब मुझे सिर्फ यही करना है, तो शायद मैं कर पाया। अगर मैं ये सोच लेता कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ, तो शायद चीज़ें नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आपका फोकस करेक्ट होना चाहिए अपने काम के प्रति। आप जो भी करना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप म्यूजिशियन हैं तो भी, कोई नाटककार हैं जो कि थिएटर करना चाहते हैं उसके लिए भी, सिंगर हैं तो भी, और चाहे आप आरजे क्यों ना हो तो भी। तो आपका फोकस वही होना चाहिए कि मुझे करना है, यही है। तो जब आप उस तरफ फोकस करते हैं तो आप अपने टारगेट सेट करते हैं। फिर आपके पास मेंटोर होने चाहिए, आपको सीखना चाहिए। अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो जितने एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, उनके काम को देखिए, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए। फिर जब वो सब कुछ आप अपने बुक्स में सब आपके मार्क होता रहता है ना कि आपने ये टिक कर लिया, हाँ ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, तो वो टिक्स आपके बढ़ते रहते हैं। तो जब आपका एक्सपीरियंस पूरा अच्छा हो जाता है तो आप काम करने लायक हो जाते हो और फिर आप अपने आप को उससे से प्रेजेंट कर सकते हो लोगों को कि आपका काम को भी वो सराहना मिले, वो प्रशंसा मिले कि आगे बढ़ पाए। तो यही तरीका है, मुझे लगता है कि आपका फोकस सही होना चाहिए अपने काम के लिए। मैं यहाँ से आपके पिताजी के साथ कोई मोमेंट जानना चाहूंगी, आपको अभिनय करता हुआ देखकर, कहीं भी उनकी कोई प्रतिक्रिया जो आपके दिल के नजदीक हो, जिसे आप याद करना चाहें। एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब तो खैर मेरे फादर नहीं है और वो अब होते तो वो बहुत खुश होते, लेकिन जब मैं शुरू कर चुका था उनके सामने, तो एक बार मैं उनके सामने किसी से बात कर रहा था और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं इतने पैसे लूंगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि अरे तुम इतने पैसे मिल रहे, तुम मना क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बाबा कम है पैसे, उतने नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। तो कहने लगे यार इतना तो हमें नहीं मिल रहा था, तुम इतना वो कर। तो मैं हंस के बोला कि मैंने कहा देखिए आपका काम अलग है, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, बिल्कुल, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं, आप उतने पैसे जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, मैं उससे कम में काम नहीं कर पाऊंगा। तो नेगोशिएशन चलती है। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझसे बाद में कहा कि यार तेरा काम अच्छा है। तो ये जो बात है ना हमेशा याद रह जाती है कि उन्होंने कहा कि तेरा काम बढ़िया है, कि पहले लोग पूछते हैं कि तुम कितने पैसे लोगे और फिर तुम काम करते हो और पैसे मिलते हैं और पैसे मिल भी जाते हैं। और हमारे काम में ऐसा है कि हम पहले पैसे लगाते हैं और फिर अपने ही पैसे मांगने के लिए जद्दोजहद करते हैं कि भैया हमारे पैसे हमें दे दो। अब आप
एक एक्टर पिता के रूप में अपने एक्टर बेटे को बड़ा कर रहे हैं। आपका जो बेटा है हाँ। चाइल्ड आर्टिस्ट है जी। और कई फिल्म्स में हमने उसे देखा है। जी। आप उसे कैसे तैयार कर रहे हैं? तैयार करने वाली बात तो ये है कि उसके डीएनए में है। उसकी पैदाइश 2011 की है। जी। जब वो बड़ा हो रहा था तो उसने पूरा यूट्यूब वाला जमाना देखते हुए बड़ा हुआ है। जब वो समझदार होना शुरू हुआ तो जी। मैंने एक्टिंग में काम करना शुरू कर दिया था। तो वो शायद उस चीज उसने जर्नी आपको को भी स्क्रीन पर देखा और वो जर्नी देख रहा था शुरुआत से ही। तो वो देखते देखते शायद उसके मन में ऐसा कुछ बनने लगा होगा, या उसने ऐसा सोचा होगा कि मेरे फादर करते हैं, मैं भी ट्राई करूंगा। कुछ टाइम बाद उसने कहना शुरू किया कि मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे करना है, मैं भी बॉम्बे जाऊंगा आपके साथ, ये करूंगा वो करूंगा। वो चीजें उसने शुरू की। फिर मैंने उसके ऑडिशंस दिलाने शुरू किए। फिर उसने एड्स शुरू किया था। जी। उसी एड्स के दौरान उसको एक फिल्म थी बंटी बबली के लिए ऑडिशन किया गया। वो उसकी पहली फिल्म है। उसके बाद फिल्म की उसने बवाल, और तीसरी फिल्म जो भी लेटेस्ट थी भूल भुलैया 3। बस उसकी जर्नी इस तरह से शुरू हो गई और वो भी काम कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप पर्सनली क्या मानते हैं कि एक्टिंग जो है वो एक क्राफ्ट है जिसे डिजाइन किया जा सकता है, या ऐसा टैलेंट है जो आप लेकर पैदा होते हैं? क्या आपकी नज़र में क्या है? मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ इसमें ना दोनों चीज़ें शामिल हैं बेसिकली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई क्लासेस नहीं की, लेकिन उनका काम आप जब देखते हो तो आप कहते हो कि बहुत ही कमाल काम। जी। ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने थिएटर में बहुत समय दिया और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गए, चाहे वो एफटीआई गए हों चाहे कहीं भी गए हो, तो वहाँ इतना टाइम देने के बाद भी कुछ लोग उतना स्टैंड आउट नहीं कर पाए। जी। तो ये बहुत मिक्स एंड मैच वाली सिचुएशन है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग नेचुरल बहुत अच्छे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता तो है लेकिन आपको टेक्निक्स नहीं पता। जी। जी। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो धीरे धीरे दिखने शुरू हुए, जिनको हमने बहुत बार स्क्रीन पे देखा है, जो धीरे धीरे आने लगे। बहुत छोटे छोटे रोल से शुरुआत हुई और फिर आज आप देख रहे हो कि बड़े बड़े रोल्स करते हैं वो। जी। तो ऐसे ही होता है। हमने आपको नकारात्मक भूमिकाओं में देखा है, हमने आपको हास्य भूमिकाएं करते हुए देखा है, और एड फिल्म्स में तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने देखे ही हैं। आप ये बताएं कि आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं, किस तरह की एक्टिंग, कैसे कैरेक्टर्स? मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो सारा कुछ एंजॉय करता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही काम है जिसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ। जी। चाहे वो नेगेटिव शेड हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो नॉर्मल हो। फादर भी किया, पुलिस वाला भी किया, दुकानदार भी किया। अभी मैं एक एड फिल्म कर रहा था, उसमें मैं वो जो हॉस्पिटल में बॉय होते हैं, मैं वो बन गया। जी। तो अलग अलग तरीके के सरकारी अफसर, तो ये सब कैरेक्टर्स ही हैं। और ये हम सबकी जिंदगी, आम जिंदगी में, ये सब अपने आसपास ही हम सबको देखते भी हैं। जी। बस उनकी कैरिकेचर, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, बोलने का स्टाइल अलग होता है। अभी हम बात कर रहे थे आपके कैरेक्टर्स की जो आपने किए हैं। अब यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं, कोई ऐसी फिल्म या सीरियल जो आपको बहुत पसंद हो, जिसमें आप नहीं हैं लेकिन उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है, कोई ऐसा रोल है जो आप चाहते हैं कि आप इस तरह का कैरेक्टर करें, या काश वो आपने किया होता? मुझे लगता है कि अगर हम वापस पंचायत भी चले आए तो उसमें एक कैरेक्टर है जो कि हमारे बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, फैजल भाई, फैजल मलिक, जिन्होंने कैरेक्टर किया है प्रहलाद चा। तो शायद मैं चाहूंगा कभी मुझे उस तरह का कैरेक्टर कभी जरूर मिले। तो उसके पास काफी शेड है उस कैरेक्टर के पास। तो मुझे लगता है कि वो बहुत नजदीक है, मेरे लिए भी बहुत नजदीक है कि मैं उसको शायद निभा सकता हूँ। इन सब के बीच जब हमारे सामने प्रोजेक्ट आता है, लेकिन जब वो प्रोसेस होता है शूटिंग का, कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, ऐसे में आपकी पर्सनल हेल्थ कहाँ पर स्टैंड करती है, उसकी क्या भूमिका है? जब आप काम करना शुरू करते हो ना, जी। तो आप इतने कॉन्शियस नहीं होते चीज़ों को लेके, लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करने लग जाते हो और आपको लगने लगता है कि अब आपके पास काम भी आ रहा है, तो आप फिर कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हो कि नहीं, आपको अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है। जी। मैंने भी यही किया है। और दूसरा ये कि आपकी सेहत अच्छी होती है तो आप काम करने लायक होते हो। कहीं पे भी आपको भागने दौड़ने का कोई सीन करना है, स्ट्रेंथ आपकी सही होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें सही नहीं है तो वो भी काम करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सेहत भी सही रहे आपके काम के साथ साथ। जी। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि लोकेश मित्तल जी के फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कौन हैं? देखिए, मैं थोड़ा पुराने किस्म का हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स रहे हैं। तो दिलीप साहब, अमित जी, शाहरुख खान। एक जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जिस एक्टर ने, मैं उसकी बात बताना चाहूंगा, वो है गोविंदा जी। जी। मैं उनकी उस एनर्जी को मैच करता हूँ थोड़ा सा।
अभी भी डांस आप करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं कर रहा जी। हूँ। हालाँकि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ अभी लेटेस्ट, तो उसमें शायद हम लोग एक गाना शूट कर रहे हैं, तो उसमें डांस उसमें होगा। ये जो बहुत लंबी फहरिस्त है आपके काम की जो आप कर चुके हैं, इनके अलावा मैं जानना चाहूंगी वो प्रोजेक्ट्स जो अब आने वाले हैं। वैसे तो आने वाले तो देखिए काफ़ी सारे हैं। अभी मैंने एक मराठी फ़िल्म की है पहली बार, दशावतार फ़िल्म का नाम है। जी। और उसके अलावा एक सीरीज़ है पार्टनर्स, वो अभी रिलीज़ होनी है। एक फ़िल्म है बकरा क्रिकेट, एक है सब फर्स्ट क्लास, जी। वो आने के लिए है। कंट्रोल एक फ़िल्म है, तो फ़हरिस्त तो है अभी। जी। और ठीक है। आपकी एक फ़िल्म का प्रीमियर जो है हाल ही में वो आकाशवाणी में ही हुआ, हाँ, रंग भवन बिल्कुल, सभागार में, और बिल्कुल, वेव्स बिल्कुल। पर वो वेव्स है। पर वो तो और जी। भी बड़ी अचीवमेंट है ना। देखिए जी। वेव्स हमारी एक फ़िल्म उस पर रिलीज़ हुई जी। और मैं भी उस फ़िल्म का हिस्सा हूँ। इस बहाने मुझे आने का मौका मिला आकाशवाणी में, तो ये इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। तो लोकेश मित्तल जी, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की और जी, हमारे माध्यम से बहुत सारे युवाओं तक ये पहुंचेगी जी। आपकी यात्रा। तो हम ये कामना करते हैं कि आपको सुनकर हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोताओं को लाभ ज़रूर पहुंचे और सही सलाह उन तक पहुंचे। मुझे तो आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें आपके बहाने से हमें पता चली। आपके आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। आप जी, हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।